अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों, आज हम जानेंगे कि आप कैसे पेपर अच्छे से अच्छा लिखें, क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं जिससे आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए और आपको एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ। तो सबसे पहली चीज़, पेपर लेते ही जो है आपको जो करनी है, आपको क्वेश्चन पेपर को गौर से पढ़ना है। कम से कम 2 मरतबा पढ़ना है और अगर हो सके तो उसको 3 मरतबा भी पढ़ना है। देखो, याद रखो, पेपर का समझना, क्वेश्चन का समझना आधा जवाब है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आप जो है आंसर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप गलत आंसर लिख कर आ जाएं। तो पहली चीज़, क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 मरतबा पढ़ना। पढ़ने के बाद जो है आप अपने जहन में मैपिंग कर लेना कि इसमें कौन सा आंसर मुझे अच्छे से आता है। और जब आप आंसर लिखना शुरू करें तो उन आंसर से आप शुरू करेंगे जो आपको सबसे बेस्ट आता है। योर बेस्ट आंसर शुड बी दी फर्स्ट आंसर। आपका सबसे बेहतरीन आंसर जो है वही फर्स्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है तरतीब की ज़रूरत आमतौर पर एग्जाम्स में नहीं होती है कि पहले शॉर्ट आंसर्स करें फिर लॉन्ग आंसर्स करें, ऐसा नहीं होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स का अटेम्प्ट करें, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, जो VSAQs होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो वो मार्क्स तो कम आते हैं लेकिन वो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए हमको एग्ज़ाम में जो है हम एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहे हैं, हम एग्ज़ाम में इसलिए जा रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे नंबरात ला सकें। तो आप पहले लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करेंगे, सबसे बेहतरीन वाले को लिखेंगे, फिर उसी के बाद जो है SAQs में जाएंगे, फिर VSAQs में जाएंगे। और कोई आंसर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो थोड़ी देर उस पर गौर व फिक्र कर कर जो है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसको आप छोड़ दें, जगह थोड़ी स्पेस छोड़ दें, छोड़कर दूसरे आंसर्स कर लें, फिर उसका कराएं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट असल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, आंसर्स लिखने के बाद जो है आप ये चीज़ को जो है नीट और क्लीन तौर पर जो है आप अपने आंसर्स लिखेंगे। और अगर आपको ऐसा हुआ कि जो है कि आंसर समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली चीज़, अगर आपने क्लासेस अटेंड किए हैं, आपने रिवीजन किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जो है उसका आंसर ना आए। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या क्वेश्चन और जो है टॉपिक के दरमियान लिंकिंग नहीं आ रही जो आपको मालूम है। तो इसलिए थोड़ा गौर व फिक्र करें, जब इससे क्या बोलते हैं, दुआ करते रहें अल्लाह से। और एक दुआ मैं आखिर में बताने वाला हूँ, उस दुआ को भी जो है आप याद कर लें, छोटी सी दुआ है, उससे मदद मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखें और आंसर पर फोकस करें। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो भी और रूल्स होते हैं एग्ज़ाम लिखने के, वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर के शुरू में लिखे हुए होते हैं या आंसर शीट के ऊपर लिखे हुए होते हैं, उनको भी आप ध्यान में रखें और फॉलो करें। अब इसके बाद जो है कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले क्या करना है। तो याद रखना, आपका कोई एग्ज़ाम भी ऐसा ना हो जिसमें आपने 2 रकात नफिल नमाज सलातुल हाजत पढ़कर ना गए हों। कोशिश करना कि एग्ज़ाम को निकलने से पहले वज़ू करें, वज़ू कर कर जो है 2 रकात सलातुल हाजत नमाज, आम नफिल नमाज जैसा पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज जैसा पढ़ते हैं, वैसे ही 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत कर कर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें। पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने पेपर को आसान बनाने के लिए दुआ करें। देखिए, हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस चीज़ को आसान बना देते हैं वो आसान हो जाती है। तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें। और एग्ज़ाम्स के दौरान कोशिश करें कि हर दिन किसी नमाज के बाद जो है 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर जो भी एग्ज़ाम्स आपका अपकमिंग है उसके बारे में दुआ करें, या अल्लाह ये एग्ज़ाम मेरे लिए आसान बना दें और अच्छे से अच्छे नंबरात मुझे अता कर दें। उसके बाद जो है और एक काम जो आपको करना है, रमज़ान का महीना चल रहा है और आप जब सुन रहे हैं तभी भी रमज़ान चल रहा हो, तो इसमें 2 वक्त हैं जो दुआ के कबूलियत के होते हैं। एक तो इफ्तार का वक्त, हदीस शरीफ में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ को कबूल करते हैं, रद्द नहीं करते। और दूसरा जो साल भर होता है वो है सहरी का वक्त, यानी रात का जो आखिरी हिस्सा होता है जिसमें हम सहरी करते हैं, वो वक्त की दुआ भी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करते, कबूल करते हैं। तो ये 2 औकात में भी जो है 2 रकात पढ़कर, या वक्त अगर कम हो, इफ्तार में तो नहीं पढ़ सकते 2 रकात, तो आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, और सहरी में हो सके तो 2 रकात तहज्जुद की नफिल पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, गिड़ गिड़ा कर मांगें। अपने जितने मामला हैं उनको मांगे फिलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम की बात चल रही है इसलिए मैं एग्ज़ाम के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। ये दुआ जो है आपको प्रिपरेशन करना शुरू करने से पहले भी पढ़नी है, प्रिपरेशन के दौरान भी पढ़नी है, और एग्ज़ाम शुरू करने से पहले भी पढ़नी है, और एग्ज़ाम में कहीं पर जो है आपको ऐसा मुश्किलात पेश आ रही है उस वक्त भी पढ़नी है। इसके दुआ का मतलब यह है कि या अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं है सिवाय उस चीज़ के जिसको आप आसान बना दें। और आप गम की चीज़ को, गमगीन करने वाली चीज़ को, टेंशन की चीज़ को, तकलीफ़ की चीज़ को आप आसान बना देते हैं जब आप चाहें। और हमारा अक़ीदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आसान बनाना चाहें तो वो चीज़ आसान बन जाती है। तो आप ये दुआ पढ़ें, पढ़कर प्रिपरेशन करें, मुश्किल टॉपिक है आसान हो जाएगा।
کنفیوژن کا جو ہے فزکس کا ٹاپک ہے آسان ہو جائے گا, کیمسٹری کا ٹاپک ہے آسان ہو جائے گا, میتھس کا ٹاپک ہے آسان ہو جائے گا. یقین جتنا ہوگا نا, نیٹ ورک جتنا ہوگا بات اتنی صاف ہوتی ہے, یقین جتنا ہوگا, کنیکشن جتنا ہوگا اللہ رب العزت سے, اتنا آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنے کی تھی. دعا میں آپ کو لکھ کر بھی دے دوں گا. انشاءاللہ ان کا اہتمام کریں اور پریپریشن اچھے سے کریں. ایسا نہیں کہ جو ہے کہ بغیر سبب کے آپ کام کر سکتے ہیں. پریپریشن اچھا کرنے کے بعد توکل اللہ پر کریں اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں. بغیر پریپریشن کیے کہ آپ بھروسہ کریں گے تو غلط چیز ہے. دنیا دارالاسباب ہے, تو اسباب کو آپ کو اختیار کرنا ہے, اپنی جتنی ہو سکے کوشش کر پریپریشن کرنا ہے. پھر آخر میں اللہ رب العزت پر سے مدد بھی مانگنی ہے کہ بغیر اللہ کی مدد کے فتح حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ کام آپ کو کرنے ہیں انشاءاللہ. پھر آگے ملیں گے. آپ لوگوں کے امتحانوں کے لیے بیسٹ آف لک آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.